हेलो बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग हब। आज क्लास 12 का एक छोटा सा लेक्चर रहेगा और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये सोल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इससे पहले हम एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में रिलेटिव लोअरिंग कैसे होती है। और सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी जो हमें डिस्कस करनी है, दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी सॉल्वेंट में कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐसे मिला दिए जाएं जिसकी वजह से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो उस सॉल्वेंट का, वो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट में कुछ एलिवेशन आ जाए, कुछ बढ़ जाए, कुछ रेज हो जाए, उसमें राइज हो जाए उसके बॉइलिंग पॉइंट में। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें एलिवेशन किस तरह होगा, क्या हम मिला रहे हैं जिसकी वजह से ये एलिवेशन देखा गया। पहले देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो किसी भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर at which the equilibrium vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure is called the boiling point, of that liquid। मतलब किसी भी लिक्विड का इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर, किसी भी लिक्विड का इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो उसको बोला जाता है, उस पॉइंट को बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट, उस स्पेसिफिक लिक्विड के लिए। क्लियर। अब ये तो हुई बॉइलिंग पॉइंट की बात। अब आता है कि ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है। किसी भी सॉल्वेंट में जब हम सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कुछ रेज हो जाता है, उसमें कुछ राइज देखने को मिलता है और यही राइज कहलाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो अगेन एक छोटी सी डेफिनेशन है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की। व्हेन अ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड, when a solute is dissolved in a solvent, its boiling point is raised, its boiling point is raised. The increase in boiling point thus obtained is referred as elevation of boiling point and it is a colligative property। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करें। देखिए, पहली बात हमने डिस्कस की कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का,
किसी भी लिक्विड का जो इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर है, जब वो इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए तो वो कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट। और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है? अगर किसी सॉल्यूट में अगर किसी सॉल्वेंट में कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स मिला दिए जाएं, जिनके मिलाने भर की वजह से जो किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, वो कुछ बढ़ जाएगा। अगर 100 है तो 101, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। तो ये इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। दोनों चीजें क्लियर हुई? एक ग्राफ और उससे हम सीखेंगे उसका डेरिवेशन। तो पहले ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। एक तरफ आएगा यहां पर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर जो होगा, और नीचे यहां एक्स एक्सिस पर आएगा टेम्परेचर इन केल्विन। 3 तरह के प्रेशर होंगे और 3 ही तरह के यहां पर टेम्परेचर मेंशन होंगे। एक होगा P1, यहां कहीं होगा P2 और होगा P0। टेम्परेचर होगा यहां पर TB, T1 और T2। क्लियर? और ग्राफ P0 और उससे अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब P0 क्या है? यह है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है यहां पर? टेम्परेचर TB। P1 है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1 एट टेम्परेचर T1, एट टेम्परेचर T1। TB, ये भी TB पर है। और P2 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 2 एट टेम्परेचर TB। अब देखिए, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्लियर। अब ग्राफ किस चीज का बनेगा? एक सॉल्वेंट का, एक सॉल्यूशन 1 का और एक सॉल्यूशन 2 का। 3 ग्राफ बनेंगे। तो पहला ग्राफ बनता है सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ। तो प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। ये है प्योर सॉल्वेंट। दूसरा ग्राफ आएगा सॉल्यूशन 1 का। बहुत ध्यान से बनाइएगा, कट कहां हो रहा है वो पॉइंट मेंशन करने हैं। ये है सॉल्यूशन 2 का ग्राफ। अब आते हैं सॉल्यूशन 1 पर। ये है सॉल्यूशन 1 का ग्राफ। अब इनको नंबरिंग या नेमिंग कर ले इनकी। ये पॉइंट माना हमने A, ये B, C, D और E। क्लियर? प्योर सॉल्वेंट कहां कट करेगा? A पॉइंट पर। मतलब प्योर सॉल्वेंट का जो ग्राफ है वो कहां करेगा कट? A पॉइंट पर। और A कौन सा पॉइंट है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और टेम्परेचर TB पर।
प्योर सॉल्वेंट बॉयल होना शुरू हो जाएगा। सोल्यूशन 2 की बात करें तो सोल्यूशन 2 जो है उसका ग्राफ बन रहा है, कट कर रहा है बी पॉइंट पर। तो पॉइंट बी वो जगह है जहां पर सोल्यूशन 2 जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा और ये पॉइंट कहलाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट। अब आते हैं सोल्यूशन 1 पर। सोल्यूशन 1 सी पर कट कर रहा है, तो सी वो जगह है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर विद टेम्परेचर T2 जहां पर सोल्यूशन 1 का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। मतलब ये है पॉइंट सी, सोल्यूशन 1 के लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट। ग्राफ क्लियर हुआ? अब देखिए इसका डेरिवेशन। यहां हमने 2 ट्राइंगल लेने हैं। अगर ये जो कर्व है, ये कर्व को हम स्ट्रेट लाइन मान लें और इस कर्व को भी एक स्ट्रेट लाइन मान लें, तो यहां हमें 2 ट्राइंगल मिलेंगे, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए सी ई। 2 ट्राइंगल मिले ए बी डी और ए सी ई। वहां तक दिख रहा है आपको? ठीक, तो ये दोनों ट्राइंगल मिले। अब इस पर सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज लगा दें। तो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी ये किसके इक्वल होगा? ए डी अपॉन ए ई के। ए डी अपॉन ए ई के। अब ये देखिए जो T1 है, यहां देखिए T1 इज ग्रेटर देन टीबी, T1 इज ग्रेटर देन टीबी, तो इनके बीच जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो हम लिख सकते हैं डेल्टा TB1। और यहां पर T2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन टीबी, तो यहां ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है इसको हम डेल्टा TB2 लिख दें। क्लियर? तो ए और बी के बीच की जगह क्या है? डेल्टा TB1, डेल्टा TB1 अपॉन ए सी ये होगा डेल्टा TB2 इज इक्वल्स टू ए डी। ए डी क्या है? डेल्टा P नॉट माइनस P2 लिख सकते हैं हम ए डी को, तो P नॉट माइनस P1 अपॉन ए ई। इसको लिखा जा सकता है P नॉट माइनस P2, P नॉट माइनस P2। इतना क्लियर? तो डेल्टा TB1 अपॉन डेल्टा TB2 इज इक्वल्स टू डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2। अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो डेल्टा TB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है डेल्टा P के। मतलब इतना नोट करें, हुआ नोट? चलिए, तो हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले टर्म से हम समझ सकते हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, elevation of boiling point is directly proportional, elevation of boiling point is directly proportional to the vapor pressure of solution, vapor pressure of solution। मतलब किसी भी elevation of boiling point, किसी भी solution का boiling point के elevation किसके प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेपर प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मतलब जितना ज्यादा वेपर प्रेशर बढ़ेगा उतना ही ज्यादा उसमें एलिवेशन होगा किसके? उसके बॉइलिंग पॉइंट में। ठीक हुआ? इतना क्लियर? चलिए, इतना नोट हुआ। अब ये जो
ग्राफ है, इसको रफ कर रहे हैं, यही आगे थोड़ा सा और कंटिन्यू होगा इसका भी सोल्यूशन। जो ये डेरिवेशन है अच्छे से नोट कर लीजिए, इसके पॉइंट जरूर मेंशन करना, ए बी सी डी ई T1 TB T1 T2 P1 P2 P0। बोर्ड पर थोड़ी सी जगह कम है इसीलिए ये रफ किया। अब इसके आगे देखते हैं, यहां से आगे चलते हैं। अब हमें मालूम है कि जो राउल्स लॉ है वो क्या कहता है हमसे। राउल्स लॉ क्या समझाता है कि P0 माइनस P1 P1 अपॉन P0 माइनस P2 ये किसके इक्वल होते हैं, स्मॉल w अपॉन m डैश अपॉन स्मॉल w अपॉन m डैश प्लस कैपिटल W अपॉन m। ठीक, यही होता है। अब हमने यहां कंडीशन लगा दी, इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, बहुत ज्यादा अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है, ये चीज मैंने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में समझाई है। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो पहले उसको देखिए, उसके बाद इस लेक्चर पर आइएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। तो इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, उस कंडीशन में P0 माइनस P1 अपॉन P0 माइनस P2 ये इक्वल हो जाएगा। इसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, तो स्मॉल w अपॉन m डैश अपॉन कैपिटल W अपॉन m ये होगा। अब इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा P अपॉन P1 डेल्टा P2 स्मॉल w अपॉन m डैश कैपिटल W अपॉन m लिखा जा सकता है। यहां राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग सिर्फ P0 आता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है ना, तो ये सिर्फ P0 होगा। इसको ठीक कर लीजिए, यहां सिर्फ P0 आएगा। ठीक, अब हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो स्मॉल w अपॉन m डैश इनटू रेसिप्रोकल हो जाएगा कैपिटल M अपॉन कैपिटल W इंटू P0 इंटू P0 यही रहेगा। एक हमारे पास ये आया, ये सारे जो ब्रैकेट में क्लोज हो रहे हैं ये सब आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करने वाले हैं, नोट करते चलिए साथ साथ। अब किसी भी सॉल्यूशन के लिए उसका P0 वेपर प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन प्लस कैपिटल M मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, M क्या है यहाँ पर, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और P0 है वेपर प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट। तो उस कंडीशन में जो M और P0 है ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगे फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। तो P0 इज इक्वल्स टू, तब क्या हो जाएगा, P0 स्मॉल w अपॉन m डैश इंटू 1 अपॉन w। एक फॉर्मूला ये निकल कर आया। अब देखिए ये जो आया था हमारा ग्राफ से, इसको मानिए इक्वेशन 1 है ये। इक्वेशन 2 रहेगी हमारी ये। इक्वेशन 3 हमने ये कैलकुलेट की थी, डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। और इक्वेशन 4 आई हमारी निकलकर ये। अब देखिए ये हमने दो सिमिलर ट्राइंगल माने थे उस ग्राफ में, सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज लगाई थी, हमारे पास ये निकल कर आया। और इस फॉर्मूले से हम कह सकते हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेपर प्रेशर।
और उसके बाद हमने राउल्ट्स लॉ देखा कि राउल्ट्स लॉ में क्या समझा रहा था कि जिसमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और उसके नंबर ऑफ मोल्स के बीच में ये फॉर्मूला डिराइव किया था हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में, वही चीज दोबारा की। अब दोबारा करने का क्या मकसद है कि जो इक्वेशन 4 आई हमारी और ये जो इक्वेशन 3 आई, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, इन दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर किया जाए, कंपेयर इक्वेशन 3 and 4, कंपेयर इक्वेशन 3 and 4, तो उस कंडीशन में डेल्टा पी बी इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, स्मॉल w अपॉन m डैश इंटू 1 अपॉन कैपिटल W, इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों में डेल्टा P और डेल्टा P है, होगा ठीक। मतलब ये भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाएगा। कितना समझ में आया? इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5, और कितना नीचे तक दिख रहा है, अभी एक लाइन और आ सकती है। क्लियर? इक्वेशन नंबर 5 हुई हमारी, फटाफट से नोट करें। अब एक कंडीशन और लगा देते हैं हम, इफ जो कैपिटल W है, मतलब कैपिटल W मास ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम मान ले 1 kg, 1 kg मान लिया, तो 1 kg मान लिया, तो स्मॉल w अपॉन m डैश इंटू कैपिटल W, ये किसके इक्वल हो जाएगा, मोलैलिटी। फर्स्ट लेक्चर जो था सोल्यूशन का, उसमें हमने मोलैलिटी डिस्कस की थी। मोलैलिटी जरा अपनी कॉपी के पेजेस पीछे करके देखिएगा, वहां मोलैलिटी का यही फॉर्मूला लिखा होगा, तो मोलैलिटी के इक्वल हो जाएगा। मोलैलिटी को हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल m से। किससे शो करते हैं, स्मॉल m से। तो ये पूरा जो टर्म है, ये स्मॉल w अपॉन m डैश इंटू 1 अपॉन कैपिटल W, ये पूरा मोलैलिटी के इक्वल हो गया। अब मोलैलिटी के जब इक्वल हो गया ये, तो उस कंडीशन में डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी हो जाएगा। किसके हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अब यहां से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, दिख रहा है ना, यहां से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू स्मॉल m, दैट इज मोलैलिटी। तो यहां जो KB है, ये KB क्या है, यहां KB क्या होगा, KB होगा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्या होगा ये, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। एक बार पूरा ये डेरिवेशन दोबारा देखिए, हमने ग्राफ बनाया था यहां एक छोटा सा उसका, इस तरह का कुछ ग्राफ था। ये था P0, फिर था P2, फिर था P1। एक टेम्परेचर था TB, एक टेम्परेचर था T1 और एक टेम्परेचर था यहां पर T2। ये 3 टेम्परेचर, 3 प्रेशर थे। पहला ग्राफ बनाया था हमने प्योर सॉल्वेंट का, फिर हमने बनाया था सोल्यूशन B2 का, फिर हमने ग्राफ बनाया था सोल्यूशन 1 का, 1, 2 और प्योर सॉल्वेंट। ऐसा ही ग्राफ था। चलिए अब देखते हैं कि यहां पर 3 पॉइंट थे A, B और C, जहां पर अलग अलग इनका बॉइलिंग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमें देखने को मिल रहा था। अब A, B और D दो ट्राइंगल बने थे। पहला ट्राइंगल क्या था, A, B और D। दूसरा ट्राइंगल था A, C और E। दोनों ट्राइंगल लिए, दोनों ट्राइंगल में सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाई, AB अपॉन AC और AD अपॉन AE, ये लगा दिया।
अब यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस आया था डेल्टा TB1 और दूसरा टेम्परेचर डिफरेंस था डेल्टा TB2। प्रेशर था P0 माइनस P1 और P0 माइनस P2। ठीक, P0 माइनस P1 को डेल्टा PV1 लिखा और P0 माइनस P2 को हमने लिखा डेल्टा P2। अब इस फॉर्मूले से हमें समझ में आया कि डेल्टा P ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है, डेल्टा TB के। मतलब किसी भी सोल्यूशन का एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करेगा, वेपर प्रेशर ऑफ दैट सोल्यूशन पर। ठीक, इसके बाद हम राउल्ट्स लॉ पर आए, जिससे हमने रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर देखा था। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का हमारे पास ये फॉर्मूला निकल कर आया और इसमें हमने कंडीशन भी लगाई थी कि अगर हमारे पास सोल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड हो, डाइल्यूट सोल्यूशन होने की वजह से जो स्मॉल n है ये वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा कैपिटल N के। तो इस कंडीशन में जो कैपिटल N प्लस N है ये वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा कैपिटल N से। तो वही यही दोनों कंडीशन यहां लगा दिए। इन दोनों कंडीशन को लगाने के बाद हमारे पास ये फॉर्मूला आया और यहां से हम डेल्टा P की बात करें तो डेल्टा P क्या आएगा, स्मॉल w अपॉन m डैश कैपिटल M अपॉन w इंटू P नॉट। क्लियर। अब जो P नॉट और कैपिटल M है किसी भी सॉल्वेंट के लिए वो फिक्स रहेंगे। हर एक सॉल्वेंट का P नॉट कांस्टेंट होगा और M भी कांस्टेंट होगा। P नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट, और M क्या है, M यहाँ पर मोलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट। दोनों कांस्टेंट होंगे। कांस्टेंट होने की कंडीशन में हमारे पास डेल्टा P का ये फॉर्मूला निकल कर आया। अब इक्वेशन 4 को और इक्वेशन 3 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल w यहां से अपॉन m डैश इंटू 1 अपॉन कैपिटल W। ठीक, अब यहां पर एक और कंडीशन फिर से हमने लगा दी कि जो W है कैपिटल W, मास ऑफ सॉल्वेंट, इसको हमने लिया 1 kg। 1 kg लेने के बाद मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है स्मॉल w अपॉन m डैश इंटू कैपिटल W। तो ये डेल्टा TB ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मोलैलिटी के लिए। अब यहां से कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट आएगा, यहाँ कांस्टेंट आया Kb, और ये Kb कांस्टेंट क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्या होगा यहाँ पर, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक, नोट करें। चलिए आगे चलते हैं इसमें। लास्ट हमारे पास क्या निकल कर आया था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट Kb, मतलब TB इज इक्वल्स टू था Kb इंटू MK, यही था। M क्या है, यहां पर मोलैलिटी है, मोललता जिसे बोलते हैं। अब इस मोलैलिटी को हमने मान लिया 1। अगर मोलैलिटी हमारी 1 है तो TB इज इक्वल्स टू हो जाएगा KB के, TB इज इक्वल्स टू हो जाएगा KB के। ठीक, और KB क्या है यहां पर, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और TB है यहां पर, TB डेल्टा TB आएगा। डेल्टा TB क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इतना क्लियर हुआ कि अगर हमने मोलैलिटी फिर से यहां पर अगर 1 मान ले तो उस कंडीशन में द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट is the elevation of boiling point
the elevation of boiling point provided on dissolving 1 mole of a substance, 1 mole of a substance in 100 gram, in 1000 ग्राम या 1 kg, in 1000 ग्राम या 1 kg of the solvent, तो इस फॉर्मूले से क्या समझ में आया कि जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट Kb है, ये क्या है, इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट प्रोवाइडेड ऑन डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल अगर हम मिला दें किसमें, 1000 ग्राम या 1 kg या 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट में। क्लियर हुआ? इतना क्लियर? तो यहां से यूनिट भी समझ में आ रही है Kb की यूनिट क्या होगी, केल्विन मोलर इनवर्स या डिग्री सेल्सियस मोलर इनवर्स। ठीक, नोट करें, फिर आगे चलते हैं इसमें। चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें कुछ फॉर्मूलेज और हैं। अब यहां जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट Kb है, इस Kb के लिए एक फॉर्मूला और है। इसमें आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला है M, कैपिटल M R TB स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वी। अब यहां M क्या है, R TB और डेल्टा एच वी, ये क्या क्या है इन्हें नोट करेंगे। डेल्टा टीवी आपको पता ही है, यहां पर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। आर गैस कांस्टेंट होता है, ये भी मालूम है। एम जो कैपिटल एम है वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब आते हैं डेल्टा एच वी पर। डेल्टा एच वी होगा मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एच वी है मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर हुआ? तो एक फॉर्मूला इसका ये भी है। अब ये जो डेल्टा एच वी है, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये इक्वल होती है, ये इक्वल होगी डेल्टा एच वी मोलर, ये होती है एल वी इंटू एम की, एल वी इंटू एम। मतलब हम लिख सकते हैं कि एल वी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच वी अपॉन एम। ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और एल वी क्या होगा यहां पर, एल वी होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो इस एलवी को हम यहां रख सकते हैं, ये एलवी यहां रखा जा सकता है। देखिए कैसे,
के बी इज इक्वल्स टू है एम आर टी बी का स्क्वायर 1000 इंटू डेल्टा एच वी। एम और डेल्टा एच वी ऑपोजिट इनवर्स कर दे, रेसिप्रोकल कर दे, तो यहां आएगा आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल वी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर हुआ? नोट करें, एक लास्ट टॉपिक और है इसमें। अब इस बॉइलिंग पॉइंट से, इस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से हम जो सॉल्यूट है उस सॉल्यूट का क्या निकाल सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। कैसे डिटरमाइन करेंगे? कैपिटल डब्ल्यू अपॉन 1000 के, या हम लिख सकते हैं मोलैलिटी स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000 एम डैश अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, ये हम लिख सकते हैं मोलैलिटी के लिए। और हमें मालूम है कि टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम। अब इस m की जगह ये फॉर्मूला रख दें, तो टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन में m डैश इंटू कैपिटल w। और m डैश क्या होगा यहां पर? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो m डैश इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, के बी स्मॉल w 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल W। ये आया फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए। क्लियर हुआ? तो ये आज हमने देखा इसमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकाला था, ग्राफ के थ्रू। ग्राफ कैसा था? 3 इसमें बॉइलिंग पॉइंट थे, एक प्योर सॉल्वेंट का, एक सोल्यूशन 1 का और एक सोल्यूशन 2 का। वो पूरा समझा, और समझा कि यहाँ पर हम अगर सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास हमसे पूछ लिया जाए इन टर्म्स ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।